औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हमने इमेज रेस्टोरेशन के टॉपिक को कवर करना है। इस लेक्चर को तैयार करने के लिए जो हमने मटेरियल लिया है वो गुनज़ेले एंड रिचर्ड की बड़ी फेमस बुक है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पे, जिसका टाइटल आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। ज़्यादा मटेरियल तो हमने इस बुक से लिया है, मगर इसके साथ साथ हमने कुछ मटेरियल इंटरनेट रिसोर्सेज से भी लिया है। तो इस लेक्चर को तैयार करने या प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास मेन किरदार जो है वो इस बुक का है। ज़्यादा मटेरियल यहाँ से लिया गया है और कुछ मटेरियल हमने इंटरनेट रिसोर्सेज से भी लिया है। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें रिकैप है। जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़े थे थोड़ा सा उसका आइडिया लेंगे। उसके बाद इस लेक्चर के जो कंटेंट्स होंगे वो हमारे पास हैं इमेज रेस्टोरेशन टेक्निक्स यूज फॉर नॉइज रिमूवल, व्हाट इज इमेज रेस्टोरेशन, इमेज इन्हेंसमेंट वर्सेस इमेज रेस्टोरेशन, नॉइज एंड इमेजेस, नॉइज मॉडल्स की बात करेंगे, नॉइज रिमूवल यूजिंग स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग, और लास्ट पे हमारे पास है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स। तो इन कंटेंट्स को हमने इस लेक्चर में कवर करना है। तो पहले हम बात करते हैं रिकैप की। इस लेक्चर से पहले हमने जितने लेक्चर पढ़े थे वो सारे इमेज इन्हेंसमेंट के ऊपर थे। कुछ हमने हिस्ट्री की बात भी की थी। सबसे पहले जो हमने इमेज इन्हेंसमेंट पढ़ी थी वो पॉइंट प्रोसेसिंग थी, यानी कि पिक्सल बाय पिक्सल हम इमेज को प्रोसेस करके इमेज को इन्हेंस करते थे। उसमें हमने नेगेटिव इमेज की बात की, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, गैमा करेक्शन, स्लाइसिंग, और कुछ बात हमने हिस्टोग्राम की भी की थी उसमें। और उसके बाद जो हमारे लेटेस्ट इस लेक्चर से पहले के टॉपिक्स हैं वो थे स्मूथिंग फिल्टर्स एंड शार्पनिंग फिल्टर्स, जिनमें हमने कॉन्सेप्ट लिया था नेबरहुड ऑपरेशंस का। यानी कि पहले जो हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही थी वो पिक्सल पे पिक्सल हो रही थी, मगर अब हमने क्या किया, जिस पिक्सल को प्रोसेस करना है उसके नेबर्स को भी हमने शामिल किया। तो स्मूथिंग फिल्टर्स के अंदर हमने दो तरह के फिल्टर्स पढ़े थे। एक फिल्टर का नाम हमारे पास था सिंपल एवरेजिंग फिल्टर और दूसरे का नाम था वेटेड एवरेजिंग फिल्टर। सिंपल एवरेजिंग फिल्टर के अंदर आपको याद होगा कि हमने 3x3 का मास्क लिया था, और इस मास्क के बारे में भी आपको पता है कि ये मास्क आपका रेक्टेंगुलर होता है, 3x3 का हो सकता है, 5x5, 7x7। तो मोस्टली जो मास्क या इस फिल्टर का साइज लिया जाता है वो 3x3 होता है। तो सिंपल एवरेजिंग फिल्टर जो था उसके अंदर 3x3 का हमने मास्क लिया था। तो हमारे पास जो सेंट्रल पिक्सल था ये इसको तो हमने प्रोसेस करना होता है इन नेबर्स के हिसाब से। अब नेबर्स क्या हैं, ये 8 कनेक्टेड है, बेसिकली लेफ्ट भी है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, और फिर कॉर्नर पे 4 पिक्सल्स हैं। तो हमने यहाँ पर नेबर्स को शामिल किया, मगर हर नेबर्स को हमने यूनिक वैल्यू दी 1, यानी तमाम की प्रायोरिटी हमने सेम रखी। सब नेबर जो हैं वो इक्वल प्रायोरिटी के हैं, इसलिए जो सब नेबर थे उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर 1 रखा। और जिस पिक्सल को प्रोसेस करना था ये भी किसी का नेबर है तो इसको भी हमने 1 कहा। ये भी 1 है और ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ये एक मास्क बना, मगर हमने क्योंकि इसको नाम दिया है सिंपल एवरेजिंग फिल्टर, तो एवरेज लेने के लिए टोटल वैल्यूज 9 है, तो हमने हर वैल्यूज को फिर डिवाइड कर दिया था 9 के ऊपर। इस तरह हमारे पास जो फिल्टर बना 1/9, 1/9, 1/9। तो ये हमारे पास जो फिल्टर हमने डिजाइन किया था वो था सिंपल एवरेजिंग फिल्टर। इसके बाद हमने दूसरा फिल्टर पढ़ा था वेटेड एवरेजिंग फिल्टर। वेटेड एवरेजिंग फिल्टर के अंदर भी हमने 3x3 का ही मास्क यूज किया था,
मगर इसके अंदर हमने वेट असाइन किए थे, नेबर्स को डिफरेंट वेट असाइन किए थे। अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो हमने वेट असाइन किए थे, जो लेफ्ट था इसको भी हमने 2 दिया था, राइट को भी 2 दिया था, टॉप को भी 2 और बॉटम वाले पिक्सल को भी 2 दिया था। जो बाकी कॉर्नर्स पे थे इनको हमने 1 वैल्यूज असाइन की थी। जो पिक्सल इटसेल्फ था इसको हमने वैल्यू दी थी 4। अब इसकी लॉजिक भी मैंने आपको बताई थी कि जो आपका ये सेंटर पिक्सल है जिसको प्रोसेस करने चाह रहे हैं नेबर्स के हिसाब से, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम को जो पिक्सल है इनका डिस्टेंस सेंटर वाले पिक्सल से 1 है। कितना है? 1। जबकि आपके पास ये कॉर्नर के जो पिक्सल्स हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 1 प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सेंटर वाले पिक्सल के नियर पिक्सल हैं, करीब तरीन नेबर्स हैं, वो बनते हैं लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। इसलिए हमने इन पिक्सल को वेट 2 दिया। जो 1 प्लस पे हैं ये दूर के नेबर्स हैं, इसलिए इनकी प्रायोरिटी कम है, तो इनको हमने 1 कहा। और 4 इसलिए दिया क्योंकि जिस पिक्सल को हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको 4 दिया। तो ये टोटल जो हमारे पास वेट अगर हम सम करें तो ये 16 बनते हैं, 16। तो फिर हमने क्या किया था, हर पिक्सल की वैल्यू को 16 पे डिवाइड कर दिया था। 1/16, 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16, 1/16, 2/16 एंड 1/16। इस तरह हमारे पास वेटेड एवरेजिंग फिल्टर डिजाइन हुआ था। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्मूथिंग फिल्टर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा। अब हम बात करते हैं शार्पनिंग फिल्टर्स की। तो शार्पनिंग फिल्टर जो हैं ये बेसिकली आपकी इमेज को शार्प करते हैं। ये स्मूथिंग फिल्टर जो थे वो नॉइज को रिमूव करते हैं, इमेज को इनहेंस करते हैं, जबकि शार्पनिंग फिल्टर इमेज को शार्प करते हैं। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, मगर इसके लिए हमने डेरिवेटिव यूज किए थे। आपको याद होगा कि शार्पनिंग फिल्टर्स के अंदर हमने 2 तरह के डेरिवेटिव पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव से हमने फिल्टर डिजाइन किए थे। एक का नाम था लैप्लासियन और दूसरे का नाम था सोबल फिल्टर। डेरिवेटिव्स क्या करते हैं कि इमेज के अंदर जो आपके पास एजेस या लाइन होते हैं उन्हें ये प्रोमिनेंट कर देते हैं। जब किसी इमेज के अंदर लाइंस एजेस प्रोमिनेंट होते हैं तो इमेज शार्प हो जाता है। मगर एक बात का यहाँ पर ख्याल करना है कि इमेज को शार्प करने से पहले इमेज का स्मूथ होना जरूरी है। अगर इमेज के अंदर नॉइज होगी तो फिर इमेज आपका शार्प नहीं हो सकेगा, हो सकता है कि आपको वर्स्ट रिजल्ट दे। वैसे भी आपको याद होगा कि जब हमने डेरिवेटिव्स की बात की थी तो हमने ये कहा था कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो मोस्ट नॉइज सेंसिटिव होते हैं। अब ज़ाहिर है कि हमने सोबल ऑपरेटर कह लें या फिल्टर कह लें या लैप्लासियन फिल्टर कह लें, तो ये हमने ड्राइव किए हैं डेरिवेटिव से। इसलिए आपने जब भी इन फिल्टर्स को लगाना है तो इनसे पहले आपने इमेज को स्मूथ करना है। स्मूथ का मतलब यह है कि इमेज को आपने नॉइज फ्री करना है। अब नॉइज फ्री करने का मतलब यह है कि जिस तरह आपने सिंपल एवरेजिंग फिल्टर की बात की या वेटेड एवरेजिंग फिल्टर की बात की, या जिस तरह हमने मिन मैक्स मीडियन इस तरह के फिल्टर भी पढ़े थे, तो आप उनसे पहले इमेज को नॉइज फ्री करेंगे। और ये भी हमने बात की थी कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं ये बेसिकली थिकर एजेस देते हैं, जबकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं ये थिन लाइंस यानी कि थिनर एजेस कह सकते हैं या थिन लाइंस कह सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रिकैप। आपको चीजें थोड़ी रिकॉल हो गई होंगी। ये चीजें हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी थी और इसका हम एक मेटर अपना फर्स्ट सेशनल बेस से हम ले चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज इमेज रेस्टोरेशन। Image restoration attempts to restore images that have been degraded. Image restoration का मतलब ये है कि जो इमेज आपके डिग्रेड हो चुके हैं, नॉइजी हो चुके हैं या ब्लर हो चुके हैं, उनको आपने रिकवर करना है या रिस्टोर करना है।
मगर इसके लिए एक कंडीशन है, identify the degradation process and attempt to reverse it, कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके कई तरह की नॉइजेज इन्वॉल्व हो जाती हैं या इन हो जाती हैं इमेजेस के अंदर। अगर आपको ये पता हो कि आपका इमेज किस प्रोसेस से डिग्रेड हुआ है या किस मॉडल से डिग्रेड हुआ है या किस नॉइज से डिग्रेड हुआ है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप अपने इमेज को रिवर्स का मतलब ये है कि रिकवर कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह आपके पास जो दूसरा पॉइंट है, सिमिलर टू इमेज इनहैंसमेंट, यानी कि इमेज रेस्टोरेशन जो है ये भी जस्ट लाइक इमेज इनहैंसमेंट है, मगर मोर ऑब्जेक्टिव है। अब मोर ऑब्जेक्टिव कैसे है, मैं इसकी एग्जांपल आपको आगे जाके देता हूँ। अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखें तो ये आपके पास जो लेफ्ट इमेज है ये डिग्रेडेड है, ये इमेज क्रॉप्ड हो चुका है, इसके अंदर नॉइज शामिल हो चुकी है। जब हमने इस इमेज को रिस्टोर किया तो हमारे पास ये इमेज आया। तो ये आपका जो राइट पे इमेज है ये आपका रिस्टोर्ड इमेज है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि इमेज इनहैंसमेंट वर्सेस इमेज रेस्टोरेशन। Image restoration assumes a degradation model that is known or can be estimated. इमेज रेस्टोरेशन में यह जूम किया जाता है कि आपको पता है कि आपका इमेज किस मॉडल से डिग्रेड हुआ है या किस प्रोसेस से डिग्रेड हुआ है। अगर आपको उसका पहले से पता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्रेडेशन मॉडल को एस्टिमेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ओरिजिनल कंटेंट एंड क्वालिटी डज नॉट मीन गुड लुकिंग और अपीयरेंस। यानी कि जब हम इमेज को रिस्टोर करने की या रिकवर करने की बात कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड आप कहते हैं कि उसको इनहैंस करने की बात कर रहे हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इमेज आपका गुड लुकिंग हो जाएगा, उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाएगी, वो अपीलिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इमेज आपका एक्चुअल इमेज की तरह, यानी कि जिस तरह आपका ओरिजिनल इमेज होता है, हम अब जो करप्टेड इमेज है या डिग्रेडेड इमेज है उसको उसी तरह रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि वो ओरिजिनल इमेज लगे। इमेज इनहैंसमेंट इज सब्जेक्टिव वेयर एज इमेज रेस्टोरेशन इज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। तो इसको आप इस तरह भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो इमेज इनहैंसमेंट है ये वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। अब सपोज कर लें कि एक डेटा सेट है कि नंबर ऑफ इमेजेस हैं जो एक एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि इमेज को इनहैंसमेंट थोड़ा करना पड़े, यानी कि ज्यादा इनहैंसमेंट की जरूरत ना हो और आपको आपके मतलूबा रिजल्ट्स मिल जाए। और दूसरी एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है कि आपका जो टास्क है बड़ा क्रिटिकल है, तो आप इमेज को ज्यादा इनहैंस करें, यानी कि मोर इनहैंसमेंट की जरूरत हो। इसलिए यानी कि इमेज इनहैंसमेंट जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये वेरी कर सकता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं। इसलिए हमने इसको कहा ये सब्जेक्टिव है। वेयर एज इमेज रेस्टोरेशन इज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, जबकि रेस्टोरेशन जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको मोर ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हर हाल में इसको ओरिजिनल इमेज की तरह रिस्टोर करना है, उसी तरह इसको रिकवर करना है। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, जब आप एक मोबाइल नया खरीदते हैं तो आपके मोबाइल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो फैक्ट्री सेटिंग पे होता है, डिफॉल्ट सेटिंग पे होता है। उसके अंदर कोई गार्बेज, कोई मटेरियल, कोई आपके पास डेटा, कोई वायरस वगैरह नहीं होता, तो उसकी जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छी होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब साल डेढ़ साल या कुछ ऐसा गुजरता है तो उसके अंदर आपके पास कई तरह का डेटा शामिल हो जाता है, मोबाइल में स्टोर हो जाता है। हो सकता है कोई वायरस आ जाए, ये भी हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ जो एप्स हैं वो इंस्टॉल करते हैं, तो आपका जो मोबाइल है वो ओवरलोडेड हो जाता है, तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है या उसकी एफिशिएंसी स्लो हो जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस चला देते हैं, कुछ एप्स को अनइंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ अपनी सेटिंग को चेंज कर लेते हैं,
कुछ डेटा को डिलीट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो मोबाइल आपका एक हद तक बेहतर परफॉर्म करने शुरू कर देता है, यानी कि एक्सेप्टेबल हो जाता है आपके लिए कि आप उसको मजीद यूज करते रहें। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको मोबाइल को रीसेट करना पड़ता है। जब रीसेट करते हैं तो आपका तमाम डेटा डिलीट हो जाता है, यानी वो फैक्ट्री सेटिंग पे रीसेट होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो है उसमें से डिलीट हो जाती है। वो जो आप मोबाइल को रीसेट करते हैं फैक्ट्री सेटिंग में, बेसिकली वो एक रेस्टोरेशन है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं है कि 2 साल पहले अगर आपने मोबाइल लिया था, तो उस वक़्त जो उसकी एफिशिएंसी थी, 2 साल मोबाइल को यूज़ करने के बाद आज भी आपको वही एफिशिएंसी मिलेगी, ऐसा नहीं है। मगर आपने किसी हद तक अपने मोबाइल को ओरिजिनैलिटी तक ले जाने की कोशिश की है। तो ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, शायद जिससे आपको इमेज एनहांसमेंट और रेस्टोरेशन का डिफरेंस समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इमेज रेस्टोरेशन ट्राई टू रिकवर ओरिजिनल इमेज फ्रॉम डिग्रेडेड विद प्रायर नॉलेज ऑफ डिग्रेडेशन प्रोसेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इमेज रेस्टोरेशन के अंदर जो है, आपको अगर प्रायर नॉलेज हो कि आपका जो इमेज डिग्रेड किस मॉडल से या किस नॉइज़ से हुआ है, तो आपको इमेज रिकवर करने में आसानी होती है या रिस्टोर करने में आसानी होती है। यानी इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टोरेशन इन्वॉल्व्स मॉडलिंग ऑफ डिग्रेडेशन एंड अप्लाइंग द इनवर्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर द ओरिजिनल इमेज। ये बात पहले हो चुकी है। Although the restored image is not the original image, it's approximation of actual image. ये बात भी पहले कर चुके हैं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका जो करप्टेड या डिग्रेडेड इमेज है, रिकवर या रिस्टोर्ड होने के बाद 100% वैसा होगा जिस तरह के ओरिजिनल इमेज है। उसकी अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, किसी हद तक उसके नियर बाई हो सकता है, मगर 100% ओरिजिनल इमेज के साथ वो मैच नहीं कर सकता। अब हम ये देखते हैं कि नॉइजेज क्या हैं और ये हमारा इमेज जो है वो डिग्रेड कैसे होता है। कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे इमेज को डिग्रेड कर देते हैं। तो इसमें अगर पहला पॉइंट आप देखें, द सोर्सेज ऑफ नॉइज इन डिजिटल इमेजेस अराइज ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन एंड ट्रांसमिशन। वो दो मेन पॉइंट बता रहा है कि आपका जो इमेज है, या तो एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन जब आप उसको कैप्चर कर रहे होते हैं तब डिग्रेड होता है, या जब आप उस इमेज को ट्रांसमिट करते हैं। अब एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन से मुराद ये है, हो सकता है कि जो आपकी कैप्चरिंग डिवाइस हो उसके सेंसर वीक हो चुके हों, या सेंसर कैन बी इफेक्टेड बाय एम्बिएंट कंडीशंस। और ये भी हो सकता है कि आपका जहां पर आप इमेज को कैप्चर कर रहे हैं वहां वो इन्वायरमेंट ही आइडियल ना हो, डस्टी इन्वायरमेंट हो, तो तब भी आपके इमेज के अंदर नॉइज शामिल हो सकती है। जो सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि जब आप इमेज को ट्रांसमिट करते हैं, हो सकता है कि जो मीडिया आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस पैदा हो रही है, तो वो भी आपके इमेज के अंदर जब ऐड होगी तो इमेज आपका डिग्रेड हो जाएगा। बहुत वक्त ये भी पढ़ा है कि अगर आप इमेज को कंप्रेस करते हैं, डीकंप्रेस करते हैं, तो उसके दरमियान भी आपके इमेज के डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो बहरहाल, यानी कि आपके कैमरे का मिस फोकस होना, सेंसर का वीक होना, या सेंसर का इफेक्टेड होना एम्बिएंट कंडीशन से, या उस मीडिया का यूज करना जो मीडिया के अंदर इंटरफेरेंस पैदा हो रही है, तो ये सबब बन सकते हैं आपके इमेज को डिग्रेड करने के। अब हम अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखें, तो हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, जो कि नॉइज फ्री है, इसके अंदर कोई नॉइज नहीं है। ईटा एक्स वाई ये एक नॉइज है जो ऐड हो रही है। ईटा एक्स वाई ऐड हो रहा है आपके क्लीन या नॉइज फ्री इमेज में या ओरिजिनल इमेज में। जो रिजल्टेंट इमेज आ रहा है
वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स वाई। तो आप ये कह सकते हैं कि वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज द ओरिजिनल इमेज। पिक्सल आप पिक्सल कह सकते हैं या कंप्लीट इमेज भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्सल कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज द ओरिजिनल इमेज पिक्सल, eta एक्स वाई इज द नॉइजी टर्म, g of xy is the resultant noisy pixel. If we can estimate the model, the noise in an image is based on this will help you figure out how to restore the image. ये बात फिर रिपीट हो रही है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो इमेज है वो किस मॉडल या नॉइज से डिग्रेड हुआ है, तो फिर उसको रिस्टोर करने में आसानी पैदा हो सकती है या हम उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। अब सपोज कर लें आपको पहले ही पता है कि जो आपका इमेज होता है वो एक मैट्रिक्स में होता है या 2D अरे में होता है। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। तो आपका ओरिजिनल इमेज जो है किसी मैट्रिक्स में स्टोर होगा। जब इसके अंदर नॉइज ऐड होगी तो वो इमेज नॉइजी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास है ये ओरिजिनल इमेज है और ये आपके पास नॉइजी इमेज है। अब हम यहाँ पर कुछ नॉइज मॉडल को देखते हैं कि कौन कौन से नॉइज मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। There are many different models for the image noise term eta xy। तो पहला मॉडल जो है वो गाजियन है। ये मोस्ट कॉमन मॉडल है। ये नॉइज अमूमन इमेजेस के अंदर पाई जाती है। दूसरा मॉडल क्या है? रिले है, इरलंग है, एक्सपोनेंशियल है, यूनिफॉर्म है, इम्पल्स है। और इम्पल्स के अंदर जो नॉइज होती है वो सॉल्ट एंड पेपर नॉइज होती है। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने वहां पर पढ़ी होंगी, गॉसियन, रिले, इरलंग, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म और इम्पल्स। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा डिस्कशन है, ये ओवरव्यू है नॉइज मॉडल के ऊपर। इस स्लाइड्स पे हम नॉइज मॉडल की थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गॉसियन नॉइज कैसे जनरेट होती है? इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नॉइज एंड सेंसर नॉइज ड्यू टू पुअर illumination और हाई टेम्परेचर। रिले डेंसिटी कैसे जनरेट होती है या रिले नॉइज कैसे जनरेट होती है? कैरेक्टराइज नॉइज फिनोमेना इन रेंज इमेजिंग, एक्सपोनेंशियल एंड गामा डेंसिटीज बिकॉज ऑफ लेजर इमेजिंग। जबकि आपके पास इम्पल्स नॉइज है, इट्स अक्कर व्हेन क्विक ट्रांजिट्स मीन फॉल्टी स्विचिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग इमेजिंग। और यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है? द लीस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और बारी बारी इसको देखते हैं कि हमारे ये नॉइज मॉडल जो नॉइज के मॉडल्स हैं ये कैसे हिस्टोग्राम में प्रेजेंट होते हैं। द टेस्ट पैटर्न टू द राइट इज आइडियल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द addition of noise. The following slides will show the result of adding noise based on various models in this image. बेसिकली इस स्लाइड के ऊपर जो आपको ये इमेज लेफ्ट पे दिखाया गया है ये ओरिजिनल इमेज है, नॉइज फ्री है, क्लीन इमेज है, इसमें अभी तक कोई नॉइज शामिल नहीं है। जब हमने इसी इमेज का हिस्टोग्राम बनाया तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम आता है। इस चीज से आप पहले वाकिफ हैं कि अगर हमारे पास इमेज नॉइज फ्री हो तो वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोग्राम बनाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम पे भी बार है, मैक्सिमम पे भी है और इन बिटवीन भी। तो इसका मतलब है कि ये हिस्टोग्राम जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ये शो करता है या ऑथेंटिकेट करता है कि इमेज नॉइज फ्री है या क्लीन है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही हैं उनके अंदर हम इसी ओरिजिनल इमेज के अंदर डिफरेंट नॉइज ऐड करके फिर हम उनकी हिस्टोग्राम को एनालिसिस करेंगे। अब जो पिछली स्लाइड पे आपने ओरिजिनल इमेज देखा था उस इमेज के अंदर यहाँ पर गॉसियन नॉइज ऐड की गई है
और उसकी जो हिस्टोग्राम बन रही है वो देखिए आपको यहाँ नजर आ रही है। इसी तरह जो आपके पास ओरिजिनल इमेज है था पिछली स्लाइड पे, उसमें रिलायन आइस ऐड की गई है। यहाँ पर उसी ओरिजिनल इमेज के अंदर इरलैंग नाइस जो है ऐड की गई है और उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन या हिस्टोग्राम बन रही है। यहाँ पर देखें तो आपके पास ओरिजिनल इमेज के अंदर एक्सपोनेंशियल ऐड किया गया है, यहाँ पर यूनिफॉर्म, और यहाँ पर आपके पास इम्पल्स। तो इनके नीचे आपको हिस्टोग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आ रही है हिस्टोग्राम की। अगर आप यहाँ इम्पल्स पे देखें तो यहाँ पर आपको हमने बात की थी कि इसमें साल्ट एंड पेपर नाइस होती है। साल्ट क्या होता है, जो नमक है तो उसके वाइट वाइट से स्पॉट बनते हैं, और पेपर काली मिर्च की बात करता है तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली साल्ट एंड पेपर नाइस ऐड हुई है आपके ओरिजिनल इमेज में जो प्रीवियस स्लाइड पे था, और उसकी ये हिस्टोग्राम बन रही है। अभी तक तो हमने बात की है कि हमारे पास नॉइज मॉडल क्या है, नॉइजेस कौन कौन सी हैं, और इमेज डिग्रेड कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि इन नॉइज को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के फिल्टर्स हैं। जो पहला फिल्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो अरिथमेटिक मीन फिल्टर है, और ये फिल्टर आप पहले इमेज एनहांसमेंट में भी पढ़ चुके हैं। वहां पर इसका नाम था एवरेजिंग, सिंपल एवरेजिंग फिल्टर। सिंपल एवरेजिंग फिल्टर, यहां पर हम कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन फिल्टर। चलिए हम इसको बारी बारी देखते हैं। We can use special filters of different kinds to remove different kinds of noise। क्योंकि हमारे पास नॉइज भी कई तरह की हैं, तो उन नॉइज को रिमूव करने के फिल्टर्स भी डिफरेंट तरह के होंगे, जिनमें पहला फिल्टर कौन सा है, अरिथमेटिक मीन फिल्टर इज अ वेरी सिंपल वन एंड इज कैलकुलेटेड एज फॉर। इसकी जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो यहाँ पर गिवन है, 1/mn। mn जो है आपके पास रोज और कॉलम है, और ये आपका जो डिग्रेडेड इमेज है उसका सिमेशन सम लिया गया है। अब यहाँ देख लें कि इसको जो हमने यहाँ पर इक्वल किया है या कहा है, हमने एफ ऑफ एक्स वाई कहा है। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड में याद हो तो हमने वहां पर कहा था एफ ऑफ एक्स वाई ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पर हमने क्या है, एफ हैट एक्स ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रिस्टोर्ड इमेज है, मगर 100% ओरिजिनल के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमने इसको एफ ऑफ एक्स वाई नहीं कहा, इसको हमने एफ हैट कहा। जी ऑफ एस टी क्या है जी, डिग्रेडेड इमेज है। एस एक्स वाई सेट द कोऑर्डिनेट्स इन अ रेक्टेंगुलर। सब इमेज विंडो ऑफ साइज एम बाई एन, वो जो हमने विंडो कह सकते हैं, मास्क कह सकते हैं, जो फिल्टर का साइज है वो हमारे पास 3/3 है। तो एम बाई एन का मतलब यह है कि 3 रोज और 3 कॉलम, एम भी 3 होगा और एन भी 3 होगा, तो ये हमारे पास 3/3 का मास्क बनेगा या फिल्टर बनेगा, या आप इसको विंडो भी कह सकते हैं। दिस इज इम्प्लीमेंटेड एज द सिंपल स्मूथिंग फिल्टर ब्लर द इमेज टू रिमूव नॉइज। इसका फायदा ये है कि नॉइज को तो रिमूव करता है, मगर थोड़ा सा इमेज को ब्लर भी कर देता है, यानी कि जो एक्चुअल पिक्सल होती हैं उन्हें भी थोड़ा सा ये लॉस्ट करता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द स्मूथ दिस स्मूथ आउट वेरिएशंस एंड नॉइज इज रिड्यूस्ड। तो ये इमेज को स्मूथ करता है, या आप इनहेंस कह सकते हैं, इनहेंस कर देता है। अब हमारे पास यहाँ पर इमेज है, तो हमारे पास जिस तरह 3/3 का हमने फिल्टर देखा था मास्क, जिसमें 1/9 आ रहा था, और ये एग्जांपल आप पहले पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं। वो जो आपका मास्क है वो तमाम पिक्सल के लिए रो बाई फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा, फिर कॉलम चेंज करता हुआ एंड रो एंड कॉलम तक जाएगा। इस तरह हर पिक्सल प्रोसेस होके जो नई वैल्यूज आएंगी वो आपके पास एक फिल्टर्ड इमेज होगा, यानी कि ओरिजिनल इमेज के ऊपर वो मास्क लगेगा, उससे जो वैल्यूज जनरेट होती जाएंगी वो एक नए मैट्रिक्स में स्टोर होती जाएंगी। वो जो नया मैट्रिक्स होगा वो आपके फिल्टर्ड इमेज को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी कि इमेज आपका रिस्टोर हो चुका होगा। ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर तो आपने देखा, पहले भी आप पिछले लेक्चर में इसको देख चुके थे, इसकी वर्किंग भी हमने वहां पर करके देखी थी। अब अदर मीन्स, देयर आर different kinds of mean filters, all of which exhibit slightly different behavior. अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर है, हार्मोनिक मीन फिल्टर है और कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर है। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर की। These are other variants on the mean which can give different performance. ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर क्या है, वहां पर हम अगर आप देखें अरिथमेटिक मीन फिल्टर के अंदर तो हम बात सम की कर रहे थे, तो यहाँ पर बात हम प्रोडक्ट की कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास 1/mn से डिवाइड हो रहा था, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट लेने के बाद 1/mn पावर हो रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। जब हम ज्योमेट्रिक मीन का फिल्टर डिग्रेडेड इमेज के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास रिस्टोर्ड इमेज आएगा। और यहाँ पर भी आप देख लें, हमने इसको एफ ऑफ एक्स वाई नहीं कहा, एफ हैट एक्स ऑफ एक्स वाई कहा कि ये ओरिजिनल इमेज की अप्रोक्सीमेशन है। अब इस फिल्टर ने क्या किया, अचीव सिमिलर स्मूथिंग टू द अरिथमेटिक मीन बट टेंड्स टू लॉस लेस इमेज डिटेल। हमने बात की थी जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है वो इमेज को ब्लर कर देता है। वो क्या करता है कि आपके नॉइजी पिक्सल के साथ साथ ओरिजिनल इमेज की पिक्सल को भी ड्रॉप करता है, जिससे इमेज आपका ब्लर हो जाता है। तो ये जो फिल्टर है ये थोड़ा सा उससे रिफाइंड फिल्टर है। ये इमेज की डिटेल्स को लॉस तो करता है मगर बहुत कम करता है एज कंपेयर टू द अरिथमेटिक मीन फिल्टर, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। दिस यूजुअली रिजल्ट्स इन सिमिलर एज अरिथमेटिक मीन फिल्टर with possibly less loss of image detail। इसके अंदर इमेज की जो डिटेल है, जो लॉस है, वो कम होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको रोजमर्रा जिंदगी से एग्जांपल दूं, तो जिस तरह घर के अंदर दाल या चावल को छाना जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपके बारीक दाने होते हैं दाल या चावल के, वो भी छानने से निकल जाते हैं। इसी तरह जब आपके पास ये फिल्टर्स है, इसमें से भी इमेज को पास करके फिल्टर किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपके जो पिक्सल है वो ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आप अरिथमेटिक मीन की बात करें तो वहां पर पिक्सल ज्यादा ड्रॉप हो रहे थे। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि ये छानना थोड़ा रिफाइन हो गया है, ये आपके जो ओरिजिनल पिक्सल हैं उनको कम ड्रॉप करता है। तो ये बेसिकली आप रोजमर्रा जिंदगी से इस तरह के एग्जांपल से आप इनका डिफरेंस समझ सकते हैं कि वो क्यों ब्लर कर देता है और ये क्यों कम ब्लर करता है या क्यों कम डिटेल को लॉस करता है। अब हम ज्योमेट्रिक मीन की जो है एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लें कि ये आपके पास जहाँ ओरिजिनल इमेज लिखा हुआ है, ये आपके पास डिग्रेडेड इमेज है। अब हम यहाँ पर 3/3 का ज्योमेट्रिक मीन मास्क या फिल्टर लगा के एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी वैल्यू भी उसी तरह कैलकुलेट हो सकती है। सपोज कर लें कि 3/3 का मास्क जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पर हमने टोटल 9 वैल्यूज, क्योंकि 3/3 का मास्क है तो 9 वैल्यूज सेलेक्ट कर ली हैं। इन्हीं वैल्यूज को उठा के नीचे यहाँ प्रेजेंट किया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर रखा गया है। तो पहली वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 आ गया, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 16 आ गया, यानी कि तमाम 9 वैल्यूज यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको पता है कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है उसके अंदर प्रोडक्ट लिया जाता है। इन तमाम वैल्यूज का यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया गया है और प्रोडक्ट लेने के बाद आपने देखा होगा 1/mn से पावर हो रहा था, यानी कि रोर कॉलम से पावर हो रहा था। तो यहाँ पर हमने इसकी पावर ले ली 1/mn मीन 1/9, क्योंकि 3/3 का मास्क है तो 1/9 बनेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जब पावर ली 1/9 तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 8.77। अब आपको ये भी पहले पता है कि जो जहाँ पर मास्क होता है उसकी सेंट्रल वैल्यू प्रोसेस हो रही होती है,
तो जो वैल्यू जनरेट होती है वो वैल्यू सेंट्रल पिक्सल से रिप्लेस हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेंट्रल पिक्सल है वो 3 है। इसका मतलब है कि 3 की वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी 8.77 से। वैसे भी अगर आप देखें तो आपके पास जो बाकी वैल्यूज हैं 16, 22, 18, 15, 12, तो ये बड़ी वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू 3 या 5 कह सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन ने क्या किया, एक अप्रोप्रिएट वैल्यू कैलकुलेट करके सेंट्रल पिक्सल से रिप्लेस कर दी। अब ये प्रोसेस तमाम पिक्सल के लिए, जितने भी पिक्सल आपके डिग्रेडेड इमेज में होंगी उन तमाम के लिए ये प्रोसेस रिपीट होगा और वो वैल्यू जो जनरेट होती जाएंगी वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर स्टोर होती जाएंगी। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक रिस्टोर्ड इमेज आ जाएगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर से आपके पास एक रिस्टोर्ड इमेज आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आप जो है ओवरऑल प्रोसेस को देखा जा सकता है। अभी हमने जस्ट एक पिक्सल को प्रोसेस करके देखा है। जो हमारे पास नेक्स्ट फिल्टर है वो है हार्मोनिक मीन। इसका जो फार्मूला है वो ये है, m/n आपने सम लेना है g(st) का और इसको डिवाइड करना है 1 के ऊपर। तो ये हार्मोनिक मीन का एक मैथमेटिकल इक्वेशन कह लें या फार्मूला कह लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्रेडेड इमेज है, यहाँ पर हमारे पास जो डिग्रेडेड इमेज है वो फिल्टर्ड होके f hat x of y को मिल रहा है, यानी कि ये हमारे पास फिल्टर्ड इमेज है और ये हार्मोनिक फिल्टर जो है डिग्रेडेड इमेज को प्रोसेस करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक रिस्टोर्ड इमेज आ जाएगा, रिस्टोर्ड। ये करता क्या है जी, वर्क्स वेल फॉर सॉल्ट नाइज बट फेल्स फॉर पेपर नाइज। हमने दो तरह की नाइज पढ़ी थी, एक सॉल्ट होती है, पेपर होती है। मगर ये सॉल्ट नाइज के लिए तो अच्छा काम करता है, मगर पेपर नाइज के लिए ये फेल हो जाता है। आल्सो डज वेल फॉर अदर काइंड्स ऑफ नाइज सच एज गाजियन। यानी कि जो हार्मोनिक मीन फिल्टर है ये दो तरह की नाइज को तो अच्छी तरीके से रिमूव करता है, सॉल्ट नाइज या गाजियन नाइज, मगर पेपर नाइज के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये फेल हो जाता है। अब वही है कि हमारे पास यहाँ पर एक डिग्रेडेड इमेज है और इसके ऊपर वही मास्क हम अप्लाई करेंगे। उस मास्क के अगेंस्ट हमारे पास नए पिक्सल जनरेट होते जाएंगे और वो नए मैट्रिक्स में स्टोर होते जाएंगे। एट द एंड हमारे पास क्या होगा, एक फिल्टर्ड इमेज आ जाएगा जो कि रिस्टोर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रा हार्मोनिक मीन। अब कंट्रा हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि ये क्या करता है कि समेशन लेता है जी ऑफ एस टी की, फिर उसके ऊपर एक पैरामीटर ये इंट्रोड्यूस करता है जिसको क्यू कहा गया है, यानी कि समेशन ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ जीएसटी। एक का जो पैरामीटर है वो क्यू है और दूसरे को उसने क्यू प्लस 1 कर दिया है। जब ये अप्लाई होगा तो हमारे पास रिस्टोर्ड इमेज आ जाएगा एफ एट एक्स ऑफ एक्स, एफ एट एक्स वाई। अब ये क्यू क्या है, क्यू इज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर एंड एडजस्टिंग इट्स वैल्यू चेंज द बिहेवियर। यानी कि क्यू एक ऐसा पैरामीटर है कि अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये फिल्टर का बिहेवियर ही चेंज करता जाएगा। कैसे, दिस यील्ड द अरिथमेटिक मीन फिल्टर फॉर क्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम क्यू की वैल्यूज को 0 कर दें तो इसका रिस्पांस वही होगा जो अरिथमेटिक मीन फिल्टर का था, किस पे, क्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम क्यू की वैल्यू -1 कर दें, क्या कर दें, -1, तो फिर ये कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर का जो रिस्पांस होगा वो हार्मोनिक मीन फिल्टर का होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर Q की वैल्यू को पॉजिटिव रखा जाए तो एलिमिनेट द पेपर नाइज। अगर Q की वैल्यूज को नेगेटिव रखा जाए तो एलिमिनेट द सॉल्ट नाइज। अगर आप पीछे देखें जो हमारे पास हार्मोनिक मीन फिल्टर था वो एक नाइज के लिए सुटेबल था, वो सॉल्ट नाइज को रिमूव कर रहा था, पेपर को नहीं कर रहा था, गाजियन को भी कर रहा था। मगर उसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है हार्मोनिक मीन से कंट्रो हार्मोनिक मीन।
यानी कि क्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पेपर नॉइज को भी करेगा, अगर नेगेटिव है तो वो शॉर्ट नॉइज को भी एलिमिनेट करेगा। तो ये वही है, आपके पास डिग्रेडेड इमेज है, जो आपके पास मास होगा वो 3/3 का हो सकता है, 5/5, 7/7 का, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मास्क यूज करते हैं। वो जो आपके पास डिग्रेडेड इमेज है उसकी ये इंटेंसिटीज हर मैटर्स में पड़ी होंगी, आप उस फिल्टर को अप्लाई करेंगे, उसके अगेंस्ट आपके पास नई वैल्यू जनरेट होती जाएंगी और वो वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। एट द एंड आपके पास जब ये पूरा डिग्रेडेड या ओरिजिनल इमेज प्रोसेस होगा तो फिल्टर्ड इमेज आपका मैट्रिक्स में स्टोर हो चुका होगा, जिसको आप रिस्टोर्ड इमेज कहते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा रिजल्ट्स देखते हैं कि ये फिल्टर काम कैसे करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है और इसी इमेज को करप्ट किया गया है गॉसियन नॉइज। अगर ये आप राइट वाले में देखें तो इसको गॉसियन नॉइज के जरिए नॉइजी किया गया है या करप्ट किया गया। अब किया क्या गया है कि जो आपके पास करप्टेड इमेज है बाई गॉसियन नॉइज, उसके ऊपर 3/3 का अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाया है। अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाया है इसके ऊपर, तो आपके पास ये इमेज डिस्टोर हुआ है। जब उसी के ऊपर 3/3 का ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर लगाया है तो ये आपके पास रिस्टोर्ड इमेज है। और एक बात का ख्याल करना है कि जरूरी नहीं है कि एक फिल्टर जो है अगर एक इमेज पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरे इमेज पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इट डिपेंड्स। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो इमेज है इसको क्रॉप किया गया है पिपरनाइज से। ये आपके पास इमेज है, जो पीछे ओरिजिनल इमेज था उसको क्रॉप किया गया है पिपरनाइज से। अब इस इमेज के ऊपर जो फिल्टर लगाया गया है वो है हमारे पास कंट्रा हार्मोनिक। कंट्रा हार्मोनिक और इसकी वैल्यू हमने ली है 3/3 का फिल्टर है, मास्क है, तो इसकी वैल्यू हमने ली है Q = 1.5। आपको याद है कि हमने जब कंट्रा हार्मोनिक में पढ़ा था कि जब पॉजिटिव हो इसकी वैल्यू होगी Q की, तो ये पिपरनाइज को रिमूव करेगा। तो जब हमने Q की वैल्यू 1.5 दी, इसने इस करप्टेड इमेज को रिस्टोर कर दिया या नॉइज फ्री कर दिया, जो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। पर इसमें जो मास्क यूज किया गया है वो 3/3 का है। अब उसी ओरिजिनल इमेज को इस केस में करप्ट किया गया है शॉर्ट नॉइज। अब इसको भी कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर के 3/3 मास्क के जरिए रिस्टोर किया गया है, मगर विद वैल्यू -1.5 से। ये चीज आपने कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर में देखी थी कि अगर माइनस क्यू की वैल्यू माइनस होगी तो ये शॉर्ट नॉइज को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नॉइज थी वो यहाँ पर इमेज रिकवर हो चुका है या रिस्टोर हो चुका है। अच्छा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है कि क्यू की वैल्यू ऐसा नहीं है कि जो मर्जी क्यू की वैल्यू ले लें। क्यू की वैल्यू अगर आपने गलत सेलेक्ट कर ली तो ये आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स भी दे सकता है। जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, choosing the wrong value for Q when using the contra harmonic filter can have drastic results। अब यहाँ पर असूली तौर पर तो आपका इमेज क्या होना चाहिए था, रिस्टोर होना चाहिए था, नॉइज फ्री होना चाहिए था, इनहैंस होना चाहिए था, मगर ये इमेज डिग्रेड होने से भी ज्यादा वास्ट हो गया। इसलिए क्यू की वैल्यू जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्यू की डिफरेंट वैल्यूज को सपोज करके भी अपने प्रोग्राम में चेक कर सकते हैं कि किस वैल्यू पे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बहरहाल क्यू की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जब आपने क्यू की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एट रैंडम जो मर्जी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लें, तो विद इन द लिमिट्स आपको क्यू की वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा फॉर गुड रिजल्ट्स। अभी तक हमने जो देखे थे वो मेन फिल्टर्स थे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स की। स्पेशल फिल्टर दैट आर बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग the pixel value
that make up the neighborhood operated on by the filter। वहां पर तो हम मीन की बात कर रहे थे, यहां पर हम बात कर रहे हैं पिक्सल के ऑर्डर की, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स। अब इसमें हमने क्या क्या देखना है। यूजफुल स्पेशल फिल्टर्स इंक्लूड मीडियन फिल्टर, हम इसको देखेंगे, मैक्स एंड मिन फिल्टर की बात करेंगे, मिड पॉइंट फिल्टर की बात करेंगे, फिर हमारे पास है अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर। चलिए हम इसको बारी बारी देखते हैं। अगर हम बात करें मीडियन फिल्टर की, तो मीडियन फिल्टर, अब इसमें भी आपके पास मास्क यूज होता है 3x3, 5x5 या 7x7, कई बार आप मास्क यूज करते हैं। मगर ये मीडियन फिल्टर करता क्या है कि आप जब किसी भी डिग्रेडेड इमेज के ऊपर मीडियन फिल्टर लगाएंगे तो ये आपको रिस्टोर्ड इमेज देगा, जिसको हमने एफ हैट एक्स वाई कहा है। अब ये फिल्टर क्या करता है, एक्सीलेंट एट नॉइज रिमूवल विदाउट द स्मूथिंग इफेक्ट्स दैट कैन अकर विद अदर स्मूथिंग फिल्टर्स। जिस तरह हमारे पास बाकी फिल्टर्स में प्रॉब्लम आ रहा था कि ब्लर हो रहा है, डिटेल्स लॉस हो रही हैं, या क्यू की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिकुलरली गुड व्हेन सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इज प्रेजेंट, ये बेस्ट परफॉर्म करता है जब आप पेपर नॉइज और सॉल्ट नॉइज के लिए इसको यूज करें। मीडियन फिल्टर्स आर पार्टिकुलरली सूटेड फॉर इंपल्स नॉइज, ये सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इंपल्स नॉइज में ही शामिल है। They often result in much less loss of sharp edges in the original image। अब हम इसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास ये इमेज है जो कि डिग्रेडेड है, इसको आप ओरिजिनल इमेज कह लें या इनपुट इमेज कह लें। अगर मैं 3x3 का मास्क यूज करता हूं, 3x3 का मास्क यूज करता हूं, यहां पे मैं अप्लाई करता हूं 3x3 का मास्क। इसी तरह आपने हर पिक्सल के लिए 3x3 का मास्क आपने यूज करना है। मगर फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि मैं इस सेंट्रल पिक्सल को प्रोसेस करने जा रहा हूं 150 को, और मेरा मास्क क्योंकि नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है तो मेरा मास्क 3x3 का है, तो यहां पर मैंने 3x3 का मास्क लगा दिया। अब इन वैल्यूज को मैं बाहर लिख देता हूं। अगर आप देखें तो 124 है तो यहां पर 124 आ गया, आगे 126 है तो यहां पर 126 आ गया, इसी तरह 127 है तो यहाँ पर 127 आ गया, आगे 120 है पर 120, 150, 125, 115, 129, सॉरी 119 एंड 123। तो ये तमाम जो 9 वैल्यूज हैं मैंने उठा के यहाँ पर लिख दी। अब आपको ये पता है कि मीडियन फिल्टर जो है इसको सॉर्टेड डेटा चाहिए होता है, जो सॉर्टेड वैल्यूज चाहिए होती है, तब जाके हम मीडियन उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को, जो 9 वैल्यूज हैं, इन्हें सॉर्ट कर दिया। जब सॉर्ट किया तो 115 आ गया, 119 आ गया, 120, 123, 124, 125, 126, 127 एंड 150। यानी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन 9 वैल्यूज को क्या किया है, सॉर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। इन सॉर्टेड वैल्यूज के दरमियान जो दरमियान की वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि आपके पास टोटल 9 है, तो 4 वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर लेफ्ट आ रही हैं और ये 4 वैल्यूज यहाँ पर राइट आ रही हैं, और इसका मीडियन बन रहा है 124। तो हमने 124 को सिलेक्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि जो फिल्टर से वैल्यू आती है वो सेंट्रल पिक्सल पे रिप्लेस होती है। किसपे? सेंटर पे। इसलिए अब हमारा 124 जो है, सॉरी 150 जो है 124 से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पढ़ भी सकते हैं, एज कैन बी सीन द सेंट्रल पिक्सल वैल्यू ऑफ 150 is not appropriate of the surrounding pixel and is replaced with the median value 124। अगर आप यहाँ पर इसके नेबर में पिक्सल देखें तो 124 आ रहा है, 126 आ रहा है, 127, 123, 119, 115। तो यानी कि 150 जो है ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं थी, इसकी ये हाईएस्ट वैल्यू थी।
इसलिए मीडियन फिल्टर ने क्या किया, एक अप्रोप्रिएट वैल्यू वहां पर प्लेस कर दी। इस तरह जब आप मीडियन फिल्टर को इनपुट पूरे इमेज पे लगाएंगे तो एट द एंड जो आपके पास एक फिल्टर्ड इमेज आएगा वो एक रिस्टोर्ड इमेज होगा, इनहेंस्ड इमेज होगा या बेटर इमेज होगा। तो जो स्टेप मैंने अभी आपको करके दिखाया है, अभी तो हमने 150 पिक्सल के लिए किया है, तो आप ये तमाम पिक्सल के लिए इस मास्क के थ्रू करेंगे तो आपका ये फिल्टर जो है ये आपको एट द एंड रिस्टोर्ड इमेज के रिजल्ट्स दे देगा। इसी तरह आपके पास ये इमेज है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए किसी के ऊपर आप 3x3 का मास्क लगाते जाएं, मीडियन सेलेक्ट करते जाएं और वो वैल्यू आपकी यहाँ पर प्लेस होती जाएंगी। एट द एंड आपके पास क्या होगा, एक फिल्टर या रिस्टोर्ड इमेज आ चुका होगा मीडियन फिल्टर से। किससे? मीडियन से। अब हम बात करते हैं मैक्स एंड मिन फिल्टर। मैक्स क्या करता है कि आपके पास जो डिग्रेडेड इमेज होता है, इसमें भी मास्क आप 3x3 का यूज कर लें, 5x5 का, 7x7 का। अगर आप 3x3 का यूज करेंगे तो आप डिग्रेडेड इमेज में से 9 वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और उस वैल्यू में से फिर एक मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो सिलेक्ट करके आप सेंटर पिक्सल पे रखेंगे। जब इस प्रोसेस को पूरे इमेज के लिए आप अप्लाई करेंगे तो एट द एंड आपके पास फिल्टर्ड इमेज आ चुका होगा जिसको हमने कहा एफ हैट एक्स वाई। यानी कि यहाँ पर क्या है कि मास्क के अंदर जो आपकी वैल्यू सिलेक्ट होंगी उनमें से मैक्सिमम वैल्यू लेके सेंटर पिक्सल पे रिप्लेस करते जाएंगे। और मेन फिल्टर क्या करता है कि जो मास्क के अंदर वैल्यूज होंगी, अब अगर थोड़ी देर की सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर मैं एक मास्क लेता हूं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, हम सपोज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, 7 है, 6 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अगर मैं बात करूं ना कि मैक्स, तो अब आप देख लें कि यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू इस मास के अंदर आ रही है वो 10 है। इसका मतलब ये है कि हम 10 को यहाँ से उठा के 8 से रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम क्या करेगा, यहाँ जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 2 है, तो ये 2 उठा के 8 पे रिप्लेस, यानी कि सेंटर वाले पिक्सल से इसको रिप्लेस कर देगा। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि मैक्स फिल्टर इज गुड फॉर पेपर नॉइज and is used to find the bright spots in an image। अब आप ये देख लें कि क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम फिल्टर है ये सेंट्रल पिक्सल्स को बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको ये कहा था कि ये मास्क में से 10 को उठाएगा और सेंटर वाली पिक्सल से रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज को उठाता जाएगा और सेंटर वाली पिक्सल से रिप्लेस करता जाएगा। एट द एंड आपके पास जो इमेज होगा वो ब्राइटेंड इमेज होगा, शार्प इमेज होगा। तो वो स्पॉट जो आपके डार्क इमेज में नजर नहीं आ रहे थे, अब क्योंकि इमेज ब्राइट हो गया है इसलिए वहां पर नजर आना शुरू हो जाए। इसीलिए ये कह रहा है कि एंड इज यूज्ड टू फाइंड द ब्राइट स्पॉट्स इन एन इमेज। अगर आप बात करें मिन फिल्टर की तो मिन इज गुड फॉर शॉर्ट लाइट्स एंड इज यूज्ड टू फाइंड द डार्क स्पॉट्स इन एन इमेज। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो आपका इमेज था ना ब्राइट शॉर्ट इमेज था, वाश डॉट हो रहा था, उसको ये अब डार्क की तरफ ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो मैक्सिमम हाई इंटेंसिटीज वैल्यूज हैं उनको मिनिमम इंटेंसिटीज वैल्यू से रिप्लेस करता है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ कहा कि यहाँ से ये क्या करेगा, मिनिमम फिल्टर जो है ये 2 को उठा के 8 से रिप्लेस कर देगा, जैसे कि 8 जगह 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज को लोअर डाउन करेगा, इंटेंसिटीज को लोअर करेगा। जब ये इंटेंसिटीज को लोअर करेगा तो वो डार्क स्पॉट जो आपके ब्राइटनेस की वजह से नजर नहीं आ रहे थे, यहाँ पर वो आपको नजर आना शुरू हो जाए। तो यही ये लिख रहा है कि एंड इज यूज टू फाइंड द डार्क स्पॉट्स इन एन इमेज। आप यूजुअली द मैक्स एंड मिन फिल्टर आर यूज्ड इन कंजक्शन, पांच का इनको दोनों को इकट्ठा भी यूज किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं जो मैक्सिमम फिल्टर है वो डार्क से इमेज को ब्राइट कर रहा है और जो मिनिमम फिल्टर है ये ब्राइट से इमेज को डार्क कर रहा है और साथ साथ ये नॉइज को रिमूव भी कर रहा है।
इसी तरह आपके पास ये वैसे एग्जांपल है कि आपके पास जो इमेज है करप्टेड है या डिग्रेडेड है, वो आपके किसी मैट्रिक्स में पड़ा होगा। आप 3x3 का मास्क लगाते जाएंगे और वहां से वैल्यू सेलेक्ट करके मैक्स और मिन के हिसाब से आप नए मैट्रिक्स में स्टोर करते जाएंगे। जब आपके पास ये पूरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपके पास एक फिल्टर्ड इमेज आ चुका होगा, जो जिसको आप रिस्टोर इमेज भी कह सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मिड पॉइंट फिल्टर। अब मिड पॉइंट फिल्टर बड़ा सिंपल सा फिल्टर है। इसमें आपने क्या करना है कि जब आपने 3x3 का मास्क लगाना है, उसमें से आपने मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, उसी में से आपने मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। फिर इन दोनों वैल्यूज को आपने जमा करना। मिनिमम में सिर्फ क्या था, मिनिमम से प्लेस कर रहे थे। मैक्सिमम में क्या था, उस मास्क के अंदर मैक्सिमम सेलेक्ट करके मैक्सिमम से कर रहे थे। अब हम मिड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, उस मास्क से मिनिमम भी ले रहे हैं, मैक्सिमम भी ले रहे हैं, फिर दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। प्लस करने के बाद दो पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये मिड पॉइंट फिल्टर का रिजल्ट आ जाएगा, जिसको हमने कहा एफ एट एक्स वाई। अब ये फिल्टर क्या करता है, गुड फॉर रैंडम गाउसियन एंड यूनिफॉर्म नॉइज। अब देख रहे हैं जब हमने इनको एज ए कंजेशन यूज किया, इन दोनों को मिला के यूज किया, वैसे तो ये अलग अलग 60 रुपये पर नॉइज को कर रहे थे, मगर जब हमने इनको मिलाया तो अब ये गाउसियन नॉइज के लिए भी परफॉर्म करेंगे और यूनिफॉर्म नॉइज के लिए। मगर इस फिल्टर का नाम क्या होगा, मिड पॉइंट फिल्टर, जो कि बेस्ड ऑन है मैक्स एंड मिन फिल्टर। इट कंबाइंस ऑर्डर स्टेटस विद एवरीथिंग। देखिए हमने तो फिल्टर को ऐड किया और उसके बाद उसकी एवरेज ले ली। इसी तरह आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप वो मास्क लगाते जाएंगे, मिन मैक्स लेके उनको जमा करके जो नया पिक्सल बनता जाएगा डिवाइड करने के बाद वो यहाँ प्लेस करते जाएंगे। एट द एंड आपके पास फिल्टर्ड इमेज आ जाएगा, जो गाजियन और नॉइज को रिमूव कर चुका होगा, जो भी नॉइज उसमें मौजूद होगी। तो ये बेसिकली आपके पास कौन सा है, फिल्टर्ड इमेज। जो हमारे पास नेक्स्ट फिल्टर है उसका नाम है अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर। इस फिल्टर में क्या हो रहा है कि 1/mn माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ GRST, इनकी डिग्रेडेड इमेज जो है उसका सम लिया जा रहा है, फिर उसको डिवाइड किया जा रहा है mn माइनस डी से। यहाँ पर एक डी पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पूरा फिल्टर बेस करेगा इस डी पैरामीटर पे। अब हम इस फिल्टर के स्टेप्स देखते हैं। वी कैन delete the d/2 lowest and d/2 highest gray levels. नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो g of st represents the remaining m minus d pixels। इसका जो तीसरा स्टेप है वो है when d is equal to 0 we get the regular arithmetic mean filter। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर d की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो ये परफॉर्म करेगा एज अ अरिथमेटिक मीन फिल्टर। अगर d की वैल्यू हो ए बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तब ये एक्ट करेगा एज अ मीडियन फिल्टर। तो बेसिकली यहाँ पर जो पैरामीटर है वो d बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिम्ड फिल्टर में वो ये कहता है कि आपके पास जितने ग्रे लेवल्स हैं उनमें से जो लोएस्ट और हाईएस्ट d/2 वैल्यूज हैं उन्हें आप डिलीट कर दें। अब इसको आप यहाँ इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज कर लें कि आपके पास ये डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं और इनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं। जब हमने इसको सॉर्ट किया, वो कहते हैं सबसे पहला क्या करें, आप इसको सॉर्ट करें। जब सॉर्ट किया तो हमारे पास ये सॉर्टेड ग्रे लेवल्स आ गए। अब वो कहता क्या है कि आप क्या करें, जो लोएस्ट है और हाईएस्ट है आप d/2 आप इन्हें डिलीट कर दें। अब लोएस्ट से मतलब ये होता है कि वो इंटेंसिटी जो बिल्कुल जीरो के करीब है वो इमेज को डार्क करती हैं। जो हाईएस्ट है वो 250 के करीब है, जो इमेज को बहुत ज्यादा ब्राइट कर देती है। वो कहता है जो ज्यादा ब्राइट है उसको भी निकाल दो, ज्यादा डार्क है उसको भी आप वहां से डिलीट कर दो। इसलिए उसने क्या किया है कि यहाँ पर d/2 जो लोएस्ट है और यहाँ पर d/2 जो हाईएस्ट है, इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दिया या डिस्कार्ड कर दिया। तो बाकी हमारे पास बच गए ये तीन। डिलीट करने के बाद ये तीन बच गए। अब वो क्या कहता है कि आप तीनों को सम करें, 3 पे ही डिवाइड करें
और आपके पास रिजल्टेंट ग्रे लेवल आ जाएगा और बाकी आप इसी को यूज करें। यानी कि पूरा प्रोसेस जो आपने अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर के अंदर यूज करना है वो ये है कि आपने लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज को आफ्टर सॉर्ट करने के बाद डिलीट करना है, फिर जो रिमेनिंग है उन्हें आपने सम करना है और सम करने के बाद जितनी वैल्यूज हैं उतने पे डिवाइड करके आपने एक रिजल्टेंट ग्रे लेवल निकालना है। और ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो आपका ट्रिम्ड फिल्टर जो है आपको एक रिस्टोर्ड इमेज दे देगा। अगर हम इसके स्टेप्स देखें, वो कहता है प्लेस अ विंडो ओवर एलिमेंट्स। प्लेस अ विंडो से मुराद वही मास्क है, वो 3x3 का है, 5x5 का है, जो भी आप मास्क यूज करेंगे। पिक अप द एलिमेंट्स, अब उसमें से जो मास्क के अंदर एलिमेंट्स हैं आप उन्हें पिकअप करेंगे। फिर उन एलिमेंट्स को आप ऑर्डर करेंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको पीछे बार में दिखाया कि उनको हमने सॉर्ट कर लिया। इसके बाद आप क्या ऑर्डर ऑर्डर करने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द गॉट ऑर्डर सेट। यानी कि हमने क्या किया, जो बिगने वाला है यानी कि जो लोएस्ट है और जो हाईएस्ट है उनको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया या डिलीट कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, टेक एन एवरेज सम अप द रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड डिवाइड द सम बाय देयर नंबर्स। यानी कि अगर 3 पे हमने डिवाइड किया था, अगर हमारे पास नंबर की तादाद अगर सपोज कर लें 9 थे, 9 में से 2 डिलीट किए बाकी 7 बच गए, तो हम 7 को जमा करके 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे सेंटर पिक्सल से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर की, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप दोबारा इसको देख लें, प्लेस अ विंडो ओवर एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि वो आप मास्क की बात कर रहे हैं। पिक अप द एलिमेंट्स, order means sort the elements, to discard the lowest and the highest values. After that, sum of the remaining elements and divide the sum by their number. This filter also combines order statistics with average. ये भी उसी तरह जिस तरह आपके पास मिड पॉइंट फिल्टर काम करता है। तो यहाँ पर आपके पास एक डिग्रेडेड इमेज है, इसके ऊपर आप जो भी मास्क लगाएंगे यहाँ से वैल्यूज को पिक करेंगे, फिर उन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद जो लोएस्ट वैल्यू है उसको आप डिलीट करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को डिलीट करेंगे, तो जो बाकी वैल्यूज बचेंगी आप उन वैल्यूज को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आप इसमें प्लेस करते जाएंगे। ये प्रोसेस आप करेंगे तमाम पिक्सल के लिए। एट द एंड आपके पास एक फिल्टर्ड इमेज आ जाएगी। अब अगर आप थोड़े से इसके रिजल्ट्स देख लें तो ये आपके पास जो इमेज है ये करप्टेड है सॉल्ट नाइज से, सॉल्ट एंड पेपर नाइज दोनों से, सॉल्ट एंड पेपर नाइज दोनों से ये इमेज करप्टेड है। अब इसको रिफाइन अपना इनहेंस किया गया है या रिस्टोर किया गया है 3x3 मीडियन फिल्टर से। ये 3x3 मीडियन फिल्टर के रिजल्ट है। जब ऐसे इसी डिग्रेडेड इमेज के ऊपर मीडियन फिल्टर लगाया तो आपके ये रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट ऑफ 2 पासेस विद 3x3, यानी 2 पासेस के साथ। जब इसी को आपने 3 पासेस के साथ किया तो तब ये रिजल्ट है, यानी कि अगेन एंड अगेन आपने जब इसको फिल्टर। इसी तरह आपके पास क्या है, इमेज करप्टेड बाय, ये जो इमेज है ये करप्ट किया गया है पेपर नाइज से, और ये वाला इमेज जो करप्टेड है वो सॉल्ट नाइज से है। अब इसके ऊपर जो फिल्टर लगाया गया है वो 3x3 का मैक्स फिल्टर है, जिसने इसको रिस्टोर कर दिया, यानी कि पेपर नाइज को रिमूव कर दिया है। क्योंकि ये सॉल्ट नाइज से है तो इसके ऊपर हमने जो फिल्टर लगाया है वो मिन फिल्टर है, और उसने यहां से सॉल्ट नाइज को रिमूव करके इसको रिस्टोर कर दिया। इसी तरह आपके पास ये जो इमेज है ये करप्टेड है यूनिफॉर्म नाइज से। ये वाला इमेज यूनिफॉर्म नाइज से करप्टेड है और ये वाला इमेज सॉल्ट एंड पेपर नाइज से करप्टेड है। अब हमने पहले 3x3 का मास्क यूज कर रहे थे, अब वो कहता है जी हमने 5x5 का अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाया यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आया। जब इसके ऊपर लगाया 5x5 का ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर तो ये रिजल्ट आया। इसी तरह जब आपने मीडियन फिल्टर 5x5 का लगाया तो ये रिजल्ट आ गया। अब जब आपने 5x5 अल्फा ट्रिम्ड मीन फिल्टर लगाया तो ये रिजल्ट आ गया। तो बहरहाल ये डिफरेंट नॉइजेस से इमेज को करप्ट किया गया है और डिफरेंट फिल्टर्स के डिफरेंट मास्क के साथ
इसको रिस्टोर करके आपको यहाँ पर उनके इमेजेस या रिजल्ट्स दिखाए गए हैं, तो आप इनको इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमारा जो लेक्चर है ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब आपके लिए कुछ कोड इस लेक्चर में दिए गए हैं। इन कोड्स को आप लोगों ने खुद चलाना है, रन करना है, सीखना है, एनालिसिस करना है। इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इस तरह है। द ब्लरिंग इफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए एंड बी कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल। कोई मॉडल होगा उसके ए और बी कंपोनेंट से इसको कंट्रोल किया जाएगा। देन रैंडम नॉइज इज एडेड, क्योंकि आपके पास जो इमेजेस होंगे उनके अंदर नॉइज तो नहीं होगी, तो आपको नॉइज डालनी है, ऐड करनी है। जैसे साल्ट करनी है, पेपर है, गाजियन है, जो भी आप नॉइज यूनिफॉर्म नॉइज ऐड करना है, वो नॉइज आप ऐड करेंगे मैटलैब प्रोग्रामिंग के लिए। Many methods can restore the noisy and motion blurred image. Particularly in this lecture, we follow the inverse filtering. हमने इनवर्स फिल्टर की बात की है, वीनियर फिल्टर की बात की है, लोसी रिचर्डसन की बात की है, ब्लाइंड डीकन्वोलेशन की बात की है, एंड रेगुलराइज्ड मेथड की बात की है फॉर द पर्पज ऑफ इमेज रेस्टोरेशन। एक नंबर ऑफ मेथड है, यहाँ पर कुछ मेथड डिस्कस किए गए हैं रेस्टोरेशन के लिए, उनके कोड भी अवेलेबल है। तो अभी आपको जो अवेलेबल कोड होंगे वो 4 कोड है। पहले कोड में जो ए है, इसमें इनवर्स फिल्टर, विनियर फिल्टर, लोसी रिचर्डसन फिल्टर बेस्ड ऑन रेस्टोरेशन ये अप्लाई किए गए हैं। और बी के अंदर आपके पास ब्लाइंड डीकन्वोलेशन बेस्ड रेस्टोरेशन है। और सी मीन तीसरे कोड के अंदर लकी रिचर्डसन मेथड, इसकी इसका कोड मौजूद है और साथ रिजल्ट्स भी गिवन है। और जो चौथा कोड है जिसको हमने डी कहा, इसमें रेगुलराइज्ड मेथड अप्लाई किया गया। तो अब आपके पास जो पहला कोड है वो यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। इसका थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये टेक्निक के अंदर कौन कौन से रेस्टोरेशन के मेथड यूज किए गए हैं। ये आपके पास कोड है, आप इस कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। इसी कोड को फिर आपने एनालिसिस करना है बाद में। जब आप इस कोड को इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं। इसी कोड से जो रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं वो ये रिजल्ट्स हैं, ये ओरिजिनल इमेज है और ये डीप ब्लरिंग है और ये आपके पास रिस्टोर्ड इमेज है। तो ये तो पहला कोड था। अब दूसरा कोड जो है, यहाँ पर आपको कोड समझाने के लिए 7 कमेंट्स भी गिवन है। आप इन कमेंट से भी हेल्प ले सकते हैं, आप मैटलैब से भी हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरनेट से खुद हेल्प ले सकते हैं। तो इस कोड को आपने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये दूसरा कोड है, ये कौन सा, ये दूसरा कोड है जिसको हमने बी कहा था। इस कोड को आप इंप्लीमेंट करें। अब इसके रिजल्ट्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है, जो आप इस कोड से, जो कोड में गिवन है वो प्रोसेस होने के बाद और आपको ब्लर होने के बाद दिखाएंगे। ये आपके पास सी है जिसको हमने तीसरा कोड कहा, ठीक है। इस कोड को भी आप रन करेंगे, उसके बाद आपके पास ये उसकी आउटपुट है, ये ओरिजिनल इमेज है, ये ब्लर्ड नाजी इमेज है। ब्लर होने के बाद हमने इस मेथड लकी रिचर्डसन मेथड से इसको हमने क्या किया, रिस्टोर किया, तो ये रिस्टोर्ड इमेज है। इसी तरह रेगुलेशन मेथड जिसको हमने चौथा कोड कहा या डी कहा था, वो ये है। इस कोड को भी आप इंप्लीमेंट करेंगे और उसके इमीडिएट जो रिजल्ट्स आउटपुट है वो यहाँ पर आपको डिफरेंट पैरामीटर के साथ शो कर देंगे। तो आपने इन कोड्स को लाजमी इंप्लीमेंट करना है, जो कोड्स आपको गिवन है। अब उन्हीं कोड्स के अगेंस्ट आपको एक टास्क दिया जा रहा है। वो टास्क क्या है? बेस्ड ऑन द प्रीवियस सिमुलेशन कोड, implement these codes for more images from different domains and analyze which method perform good for which domain। जरा आपके पास मेडिकल के इमेजेस हो सकते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर के इमेजेस हो सकते हैं, आपके पास सर्वेलेंस के इमेजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ डोमेन्स के इमेजेस आपके पास हो सकते हैं। तो आप उन इमेजेस को, डिफरेंट इमेजेस को आप इन कोड्स को दें, फिर उसके बाद एनालिसिस करें कि कौन सा मेथड, कौन सा कोड किस डोमेन के इमेज के लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका स्टेप क्या होगा कि आप इनपुट इमेज करेंगे, उस इमेज के अंदर नॉइज करेंगे या उसको ब्लर करेंगे, फिर आप परफॉर्म करेंगे परफॉर्म रेस्टोरेशन टेक्निक एंड ऑब्टेन द रिजल्टेंट इमेज, यानी कि रिस्टोर्ड इमेज। आपके पास आखिर में क्या आ जाएगा? रिस्टोर्ड इमेज आ जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ कोड है जिसको आपने रन करना है और उससे आपने डिफरेंट इमेज के साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले कि इमेज रिस्टोर कैसे किए जाते हैं।
अब समरी में आपने वो चीज़ दोबारा है जो हमने कंटेंट्स में देखी थी, ये तमाम चीज़ें, इमेज रेस्टोरेशन, इमेज एनहांसमेंट एंड वर्सेस इमेज रेस्टोरेशन, नॉइज़ एंड इमेजेस, नॉइज़ मॉडल, ये सारे टॉपिक्स हम क्या कर चुके हैं, इसमें कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हिस्टोग्राम्स पे होगा। पहले हमने हिस्टोग्राम की बात की थी, वो बिल्कुल हमने बेसिक लेवल पे की थी। हिस्टोग्राम जो है, इसके ऊपर हम अब डिटेल से कोई 2-3 लेक्चर इसके ऊपर हम लेंगे, ताकि आपका जो नॉलेज है वो मज़ीद इनहैंस हो। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा हिस्टोग्राम्स पे होंगे। थैंक यू। आपका लेक्चर यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।